नमस्कार, जेनेक्स आईएएस स्वागत करता है आप सभी का दास्तान आजादी में। आज का ये लेक्चर मेनली फोकस रहेगा कि हमें ये स्वतंत्रता कैसे मिली। यहाँ मुझे किसी डिस्प्यूट में नहीं फंसना है। आज हम बहुत सुनहरे सफर को तय करेंगे जहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, चीजों को समझने की कोशिश की जाएगी, एनालाइज किया जाएगा, हिस्ट्री को समझेंगे, इतिहास की चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इतिहास सिर्फ एक नजरिया है। बहुत फेमस वाक्य कहा जाता है हिस्ट्री के बारे में, वंस रिवॉल्यूशनरी इज अनदर एस्टैब्लिश्ड। एक का क्रांतिकारी दूसरे के लिए आतंकवादी है। हमारे महान क्रांतिकारियों को अगर आप पुराने इतिहास को पढ़ें, जिसको लिखा गया अंग्रेजों द्वारा, जिसको हम इंपीरियल हिस्ट्री कहते हैं, तो वो प्रॉपर टेररिस्ट वर्ड को यूज करते थे हमारे इतिहासकारों के, हमारे क्रांतिकारियों के लिए। इसलिए आज मैं जो भी डिस्कस करूंगा, जो भी हम बातें करेंगे, आई डोंट वांट कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। मेरा आज का प्राइम पर्पस खाली ये है कि हम उस ब्यूटीफुल मोमेंट को जी पाए, उस दिन को समझ पाए जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठने के लायक हैं और रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम समझ पाए। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। जिस आजादी का सपना गांधी ने देखा था, क्योंकि बड़ी अजीब बात है, गांधी जी ने आजादी के दिन ये कहा था कि दिस इज नॉट अ फ्रीडम। गांधी ने आजादी दिन कहा था ये फ्रीडम है ही नहीं जो फ्रीडम मुझे चाहिए थी। कुछ लोगों की सत्ता की लालच, तो कुछ लोगों की कोई और। इसी बीच भारतीय भूभाग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसका डिवीजन हुआ, पार्टीशन हुआ। हमारे देश में तकलीफ नहीं है, जैसे शादी होती है ना, जब विदाई होती है, तो जहां एक तरफ शादी की खुशी है, वहीं माँ बाप को छोड़ के जाने का दुख है। विदाई तो जुड़ी हुई है। इसलिए वो मोमेंट बड़ा अजीब होता है जहां खुशी के साथ रोना है। प्लेजर विथ पेन, isn't it? ऐसा है कुछ हमारी फ्रीडम। आजादी तो मिली, बहुत सुनहरी मिली, बहुत सुंदर मिली, बट उसके साथ हमेशा एक दाग रहेगा, दैट इज ऑफ पार्टीशन। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने रिसेंटली 14 अगस्त को द हॉरर डे, पार्टीशन डे सेलिब्रेट करने के बारे में, एक्चुअली नॉट सेलिब्रेट, एक शोक बनाने के बारे में डिसाइड किया था। मैं उस दिन की थोड़ी बात करता हूं कि कैसे इस सब की शुरुआत हुई। बहुत अजीब कसमकस है वो, इतिहासकारों के लिए भी आज सबसे बड़ी तकलीफ है कि कैसे समझा जाए फ्रीडम को। विलन कौन था या हीरो कौन था, डिसाइड करना बहुत टफ है सर। दैट वाज वेरी डिफरेंट टाइम, 15 अगस्त 1947। क्योंकि कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू हो जाती है कि द माउंटबेटन ही वांटेड कि हमें 15 अगस्त 1947 को ही फ्रीडम देना है। एक्चुअली डेट अलग डिसाइड हुई थी। अर्लियर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो डेट अनाउंस की थी, दैट वाज 9 जुलाई 1948। पहले ये डेट डिसाइड की गई थी, 1948 में इंडिया छोड़ने की अलाउंस भी ये डेट की गई थी। बट माउंटबेटन ने इसको थोड़ा हरी अप किया। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस, अलग अलग इतिहासकार बहुत अलग अलग रीजंस की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 1947 के स्टार्टिंग में इतना नियरली क्लियर हो चुका था कि भारत विभाजित होने वाला है, इंडिया का पार्टीशन होगा, ये नियरली क्लियर हो चुका था 1947 के स्टार्टिंग में। तो ब्रिटिशर्स को ये भी पता था कि पार्टीशन में बहुत तकलीफ होने वाली है, बहुत लोग मरेंगे। इसलिए वो क्या चाहते थे, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी सब खत्म करो और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन के माथे पे डालो और भाग जाओ। ब्रिटिशर्स को 1 साल बाद इंडिया छोड़ के जाना था,
1 साल पहले छोड़ के चले गए, क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने लोग मरे, क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ना आए। दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इवन एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सर, माउंटबेटन ने गांधी जी से बात की थी। डेट वाज नियरली 12th of August or something। जब 3 जुलाई को क्लेमेंट एटली ने ये अनाउंसमेंट की कि हम भारत छोड़ रहे हैं, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो भी बड़ी मतलब अजीब अनाउंसमेंट थी। क्योंकि क्लेमेंट एटली क्या कहते हैं कि सालों से जो भारत डिवाइडेड था, जो भारत सालों से डिवाइडेड था, ब्रिटिश अंपायर ने उसे यूनाइट किया, और ऐसे यूनाइटेड भारत को हम गिफ्ट देने जा रहे हैं टू द इंडिया। लेट्स सी ये इसे रन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मतलब वो इंडिया को डिवाइडेड कंट्री समझते थे। शायद उन्हें नहीं पता था कि मौर्यंस, गुप्तंस, वर्धन, मुगल, हमारे पास ऐसे एम्पायर थे जिसने ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक किया था। इंडिया वाज नेवर डिवाइडेड। क्लेमेंट एटली कहते हैं, उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है कि डिवाइडेड इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर ने एक किया, और अब इसे हम देने जा रहे हैं इंडियंस के हाथ। इट वाज दे वर गिफ्टिंग अस। इसलिए काफी इतिहासकार कहते हैं इंडिया की आजादी दी गई है, ना कि छीनी गई, क्योंकि क्लेमेंट एटली के वर्ड्स ही ऐसे थे। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे, ये भारत के बारे में कहते थे कि इंडिया कैन नॉट बी ए कंट्री। आज नहीं तो कल भारत टूटेगा। भारत एक देश रह ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, देश, वो भारत पे अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेशन, देश किसे कहते हैं। जो हम समझते हैं वो नेशन नहीं है, नेशन की एक अलग डेफिनेशन होती है। हम समझेंगे नेशन क्या है। क्लेमेंट एटली कहते थे भारत में ना तो एक भाषा है, ना एक धर्म, जाति के नाम पे पूरा देश डिवाइडेड है, स्टेट्स में डिवाइडेड है, फ्यूडलिज्म है, किंग्स अलग होना चाहते हैं। इसलिए इंडिया कैन नॉट बी अ कंट्री एवर। ये उनकी भविष्यवाणी थी जब इंडिया आजाद हो रहा था। उन्होंने कहा था हो जाओ, इंडिया का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। बाल्कनाइजेशन मतलब टूट जाना, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। जब भी छोटी मोटी कभी कोई हरकत इंडिया में होती थी ना, लाइक खालिस्तानी मूवमेंट कि पंजाब अलग चाहिए, तो लोग बोलते टूट गया इंडिया, टूट गया इंडिया, टूट गया। बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड आज हम यहाँ डिस्कस हुए हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं 76th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, और 75 साल अनडिवाइडेड इंडिया, यूनाइटेड इंडिया, एंड वी प्रूव्ड that India is a country that is symbol of unity in diversity. Because दुनिया के जितने भी politicians, historians, all science expert, including AYIC, सबका यही कहना था कि India cannot be a country. To be proved them wrong. क्यों? क्योंकि हमारा फाउंडेशन अलग है सर। और इस फाउंडेशन की आज हमें डिस्कस करना है 1947। जब माउंटबेटन ये चीज पर अड़े कि नहीं 15 अगस्त को ही फ्रीडम मिलेगी, उनके पास रीजंस थे। बट हमारे ज्योतिष ये कहते हैं कि 15 अगस्त इज नॉट अ गुड डे, अशुभ था उस दिन। तो क्या किया जाए? और बैटन ने बोला कि फ्रीडम दूंगा तो 15 अगस्त, बाकी नहीं देने वाला। कैसे किया जाए फ्रीडम को मैनेज? तो फाइनली डिसाइड हुआ हिंदू या इंडियन कल्चर के हिसाब से डे की शुरुआत होती है विद द सनराइज। जब सन राइज होता है, जब सुबह होती है, भोर जिसको हम कहते हैं, तभी से दिन की शुरुआत होती है। इन इंग्लिश कैलेंडर नाइट 12 डे चेंज हो जाता है, राइट और रॉन्ग? सो फाइनली वी डिसाइडेड कि रात के 12 बजे भारत को फ्रीडम दी जाएगी। ये रीजन था रात के 12 बजे फ्रीडम देने का। दैट वाज वेरी इमेच्योर रीजन। इंडियंस बोले सुबह नहीं है और माउंटबेटन बोले उसी दिन देना है।
इंडिया वेरी फ्यू कंट्रीज है जिसने रात में 12 बजे फ्रीडम सेलिब्रेट किया हुआ है। वो रात भी बड़ी अजीब थी सर, क्योंकि इन सब में वो इंसान कहीं नहीं था जिसको इसका सारा श्रेय दिया जाता है। क्योंकि माउंटबेटन ने गांधी को रिक्वेस्ट किया कि सर भारत के 2 पार्ट्स किए गए। रेडक्लिफ को एक काम दिया गया था बाउंड्री बनाने का। बड़ी अजीब बात है कि रेडक्लिफ कभी इंडिया आए ही नहीं थे, उन्होंने इस देश को कभी देखा ही नहीं था, और उसकी बाउंड्री बनाने का काम रेडक्लिफ को दिया गया था। और इनके हाथ में उस समय 9 करोड़ इंडियंस का फ्यूचर था। पार्टीशन 9 करोड़ लोगों का होने वाला था, जिसको रेडक्लिफ ने अपने डाइनिंग हॉल में बैठ के आराम से बनाया है। वो कभी जानते ही नहीं इंडिया को। पहली बार वो इंडिया तब आए जब उनको ये काम दिया गया, उससे पहले इंडिया कभी आए ही नहीं थे। तो माउंटबेटन वाज वेरी वरीड, क्योंकि उन्हें पता है पार्टीशन का रिजल्ट बहुत खतरनाक आने वाला है। जैसे इसकी रिपोर्ट बाहर आएगी दंगे शुरू हो जाएंगे। द प्रॉब्लम वाज कि इंडिया को 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया गया था, एक नॉर्थ वेस्टर्न एंड एक ईस्टर्न। यहाँ पे पाकिस्तान बना, यहाँ पे आज का बांग्लादेश, राइट और रॉन्ग। यहाँ पे माउंटबेटन ने 65,000 सोल्जर्स को भेज दिया था। 65,000 सैनिक थे वहां। क्यों? दंगे नहीं होने चाहिए, उसको रोकने के लिए जस्ट। पर ईस्टर्न यहाँ बहुत हैवी पॉपुलेशन थी, यहाँ कितने भी सोल्जर्स लगा दो नहीं रुकेंगे दंगे, सब हारी मान चुके थे। जहां एक बाजू कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स पावर ट्रांसफर में लगे हुए थे, माउंटबेटन पहुंचे गांधी के पास, बोले सर अब हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं। यू आर दी ओनली मैन जो ईस्ट में दंगों को रोक सकता है। इस साइड 65,000 की सेना, इस साइड अकेले गांधी गए, अकेले गांधी। नोआखेली करके एक गांव था, बहुत ज्यादा हिंसा हो चुकी थी, हिंदू वर्सेस मुस्लिम बहुत ज्यादा था। मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहां, हिंदुओं को मारा जा रहा था। गांधी पहुंचे, गांधी ने सिंगल हैंडेड अकेले के दम पे ईस्टर्न इंडिया के दंगों को कंट्रोल किया। यहां 65,000 सोल्जर से भी नहीं हो रहा था। देन गांधी यहां से यहां मूव करते इस साइड के दंगों को कंट्रोल करने के लिए। और ये सब जब एक साइड हो रहा है, दूसरे साइड डेट है 14 अगस्त मिडनाइट। एग्जैक्ट टाइम वाज 11:50 जब हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपनी ऐतिहासिक स्पीच शुरू करते हैं कि आज वो दिन आ चुका है जो हमने नियति से वादा किया था। हमने जो अपने नियति से जो वादा किया था कि हमें भारत को कहां ले जाना है, आज वो दिन आया है। शायद वैसा नहीं जैसा हमने सोचा था, हाँ, बट नियर बाय वैसा ही। नेहरू की वो स्पीच शुरू होती है एंड देन फ्रीडम की बातें होने लगती है। इससे थोड़ा समय पहले 30 मिनट्स पहले नेहरू अपने रूम में थे विथ इंदिरा गांधी। नेहरू जी को लाहौर से एक कॉल आया, उस समय पार्टीशन हो चुका था। लाहौर से कॉल आया, नेहरू जी ने कॉल रिसीव किया एंड जो अदर साइड था वो नेहरू जी को बोलने लगे कि सर हम यहाँ बहुत तकलीफ में हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू और सिखों के घर के पानी के कनेक्शन और लाइट के कनेक्शन काट दिए। पाकिस्तान में हिंदू और सिख के पानी और लाइट के कनेक्शन काट दिए गए थे। वी आर इन वेरी ट्रबल। और हम अगर पानी की खोज में घर के बाहर निकलते हैं तो हमें हंट किया जा रहा है, एक एक को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। वी आर इन वेरी ट्रबल।
और कुछ ऐसा ही नजारा भारत के दिल्ली शहर में देखने मिला मुस्लिमों के साथ। उनको उनकी दुकान खोलने की परमिशन नहीं थी, मस्जिद जाने की परमिशन नहीं थी। सेम कंडीशन दोनों साइड है। नेहरू इस कॉल को रखते ही उनकी आंख में आंसू थे कि बेटी थी इंदिरा गांधी उनके साथ। उन्होंने पूछा क्या हुआ? इंदिरा गांधी को नेहरू जवाब देते हैं, मेरा लाहौर चल रहा है, मेरा सुंदर लाहौर चल रहा है। क्योंकि आप सोचिए, कल तक जो आपका था आज अचानक से पार्टीशन हो गया। भारत की आजादी की नींव 1930 लाहौर में रखी गई थी। कांग्रेस का लाहौर सेशन, जब हमने पहली बार फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम की बात की थी। वो टाइम किसी के लिए इजी नहीं था। दैट वाज वेरी डिफरेंट। जैसे वो फ्रीडम मिल रही थी। नेहरू अपनी स्पीच शुरू करने जाते हैं। एक्सपेक्टेड लोगों की जो संख्या थी, ऐसा कहा गया था एक्सपेक्टेड लोग लगभग 30-40 हजार लोग आएंगे। दैट प्रिंसेस पार्क, ये सारी स्पीच प्रिंसेस पार्क में हुई। अब हम नाइट को छोड़ के दिन में आते हैं, दिन की बात कर रहे हैं, इन द डे टाइम। प्रिंसेस पार्क की एक्सपेक्टेड कंडीशन थी 30 से 40 हजार लोग आएंगे। वहां 6 लाख लोग पहुंचे। इन दैट पार्ट टोटल पीपल वर 6 लाख। अगर आपको इसके बारे में समझना है तो बताऊंगा। एक माउंटबेटन की डॉटर ने, उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है इंडिया रिमेंबर्ड। उस बुक में लिखते इतनी पब्लिक थी ना कि अगर आपको स्टेज तक पहुंचना है तो लोगों के सर पे पांव रख के जाना पड़ता था। इवन खुद नेहरू स्टेज पे लोगों के सर पे पांव रख के गए और माउंटबेटन की डॉटर भी स्टेज पे सर पे पांव रख के गई। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो दिन बहुत अलग था। गांधी जी पे बहुत अच्छा लिखे हैं बहुत सारे। गोवा सर, आप भी रामचंद्र गोवा, वो भी इस समय को रिमेम्बर करते हैं और वो इस समय के बारे में बताते हैं कि हाउ वाज द मूवमेंट। हमारे देश की प्रॉब्लम ये थी ना कि जो सीनियर लीडर थे लाइक गांधी, जब ये चीज फिक्स हो गई कि अब देश आजाद होने वाला है, 1940s में ये फिक्स हो गया था, उसके बाद गांधी को सीनियर सिटीजन बना दिया गया। मतलब नेहरू, पटेल, जिन्ना, कोई गांधी की नहीं सुनता था। गांधी को सिर्फ एक एडवाइजर के जैसा रखा गया था। क्योंकि आज ज्यादातर लोग ये कहते हैं गांधी को इस पार्टीशन हुआ है, शायद इतिहास उतना क्लियर है नहीं। गांधी का कोई वैल्यू उतनी बची नहीं थी जितनी पहले थी। तकलीफ यह है कि क्या सच में सिर्फ गांधी जवाबदार थे इस फ्रीडम के लिए? क्या वही? The answer is no. अकेले गांधी फ्रीडम नहीं ला सकते सर। महान वीरों के बलिदान भी तो हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस and many more. I cannot count. क्योंकि मुझे स्टोरी याद है आज भी इनकी, भगत सिंह जी। भगत सिंह जी वैसे बड़े स्ट्रिक्ट आदमी थे। बहुत यंग एज में तो उनकी शहादत मिली उनको। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। एक बार वो और चंद्रशेखर आजादी दोनों कहीं बैठ के मस्ती कर रहे थे, तो फ्रेंड से मस्ती करते रहता है। मस्ती करते करते चंद्रशेखर आजाद जी ने पूछा कि भगत सिंह आपको कोई मोहब्बत नहीं हुई है, प्यार नहीं हुआ है क्या? भगत सिंह का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। किया ये जन्म तो भारत माँ से प्यार हो गया, अगला जन्म जब लूंगा पूरी जिंदगी महबूब की बाहों में निकाल ली है। इतने अलग लोग थे। मैंने अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा। वो क्रांतिकारियों के भी बलिदान इस देश की आजादी में चुके। आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे आगे बढ़े। यही नहीं थे, बहुत सारे राजा रजवाड़े भी थे, इन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, अपना रोल प्ले किया इस दिन तक पहुंचने के लिए। आज हम 75 साल बाद यहाँ बैठे हैं और फ्रीडम को रिमेम्बर कर रहे हैं। और तकलीफ ये है कि सबकी नजर से नहीं किया जाता।
अगर राइट विंग रिमेंबर करती है तो वो एंटी गांधी होती है, लेफ्ट विंग रिमेंबर करते हैं तो एंटी एवरीवन एल्स होते हैं, वो खाली लेफ्ट में ही बात करते रहते हैं। लेफ्ट राइट करके हम शायद इतिहास को लेफ्ट राइट में कर चुके हैं। हिस्ट्री लेफ्ट या राइट नहीं होती, हिस्ट्री इज जस्ट हिस्ट्री। लेकिन शुरू करते हैं उस समय से जहां इस फ्रीडम की बात पहली बार की गई थी। देखिए हमारी तकलीफ ये ना, हम ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, ब्रिटिशर्स ने हमें गुलाम बनाया, दैट इज आवर प्रॉब्लम। बट आप मुझे एक बात बताओ, with the Indian population of 36 crore 1947, that was the exact population we had, 36 crore। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 1-2 लाख लोग बाहर से आएंगे और कब्जा कर लेंगे, दैट इज पॉसिबल? हमारे माइंड में जो पिक्चर है क्या है कि बहुत सारे अंग्रेज हमेशा बंदूक लेके खड़े रहते हैं, ये गुलाम हो। वो केस नहीं था दोस्त। क्यों हुए हम गुलाम? कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं आजादी से पहले, व्हाई? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमें लगता है अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया है, कैसे पॉसिबल? डिवाइडेड ज्यादा थे, नेशनलिज्म ऐसा हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारे साथ देखिए दैट्स ओके, बट द कांसेप्ट इज क्या एक देश था? तेरा मेरा ज्यादा था। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया बाय मॉडरेटर्स, द नेशन इन मेकिंग। भारत देश बनने की प्रोसेस में था, भारत वाज नेवर अ कंट्री। अगर आप, ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है बट दैट वाज फैक्ट। अगर आप 1757 का हिस्ट्री देखें, हर राज्य अपने आप को अलग देश कहता था, हर राजा का खुद का देश हुआ करता था जिसका वो राजा था। कहाँ है इंडिया? इंडिया बना है, द नेशन इन मेकिंग कहा जाता था पहले 19th सेंचुरी में, कि इंडिया बन रहा है। इवन कहना नहीं चाहिए बट दैट इज द रियलिटी कि हमारा नेशनलिज्म या हम राष्ट्र बने, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ अंग्रेजों का भी था। क्योंकि आप मुझे बताओ, सर यू आर फ्रॉम साउथ इंडिया, व्हाट इज योर लैंग्वेज? मलयालम। आपकी लैंग्वेज सर? सिंधी। सिंधी। कैन यू स्पीक मलयालम? उनको समझ में आएगा? यू कैन स्पीक सिंधी, को कुछ समझ में आएगा? आपका रिलीजन क्या है? रिलीजन इस्लाम। मेरा हिंदू। हम कैसे कंबाइन हुए? अलग कास्ट, अलग रिलीजन, अलग स्टेट, हम क्यों एक कंट्री है? वाई? आज की दुनिया में जो भी कंट्री, पाकिस्तान रिलीजन, इंग्लैंड लैंग्वेज प्लस रिलीजन, वाई वी आर कंट्री? इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि हम सबका एनिमी एक था। हम सब ब्रिटिशर्स को अपना एनिमी समझते थे, इसलिए ब्रिटिशर्स ने जितने एरिया में रूल किया उन सब का एक मोटिव था, कुछ भी करके अंग्रेजों को भगाना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हम एक देश बने, इसमें बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा रोल इस चीज ने प्ले किया है, ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूल किया था। क्योंकि हम सब एक इसलिए हुए क्योंकि हमें उससे हराना था। बहुत अलग पॉलिसीज अपनाई गई ब्रिटिश द्वारा, और उसी पॉलिसी का ये रिजल्ट आया कि हमने डिसाइड किया वी विल फाइट फॉर आवर फ्रीडम। हमें अब अलग होना है। ओके, शुरुआत होती है फ्रीडम फाइट की विथ स्मॉल अपराइजिंग्स। आज हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक ओवरव्यू ले लेंगे। स्मॉल अपराइजिंग मतलब छोटे छोटे विद्रोहों से इस फ्रीडम की शुरुआत होती है। लाइक कूका विद्रोह, सन्यासी, ये सब आपके सिलेबस में है। सन्यासी, कूका एंड लॉट मोर।
एक बड़ा शॉक लगा 1857 का रिवॉल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ फ्रीडम। 1857 में एक बहुत बड़ा रिवॉल्ट हुआ। ये छोटे छोटे रिवॉल्ट हमें बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर आवर फ्रीडम। इसी से हम धीरे धीरे एक हुए। एक साथ कभी ज्वाला नहीं फटती, पहले धीरे धीरे आगे लगती है। इन सब चीजों ने स्लोली हमें हमारे लिए बेस बनाया कि फ्रीडम कैसे बनेगा, फ्रीडम कैसे आएगी, व्हाट इज फ्रीडम। देन 1885 एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। जो चीजें अभी तक इनफॉर्मल थी, छोटे छोटे लेवल पे हो रही थी, कांग्रेस इसको बड़े लेवल पे ले गई। और जैसे कांग्रेस बनी, अब हम एक फॉर्मल लेवल पे वॉर करने जा रहे हैं, मिलजुल के वॉर करने जा रहे हैं। बट पहले अभी आप सोचो, एक बहुत पावरफुल एनिमी है आपका, आपका दुश्मन बहुत पावरफुल है, उसके पास वेपन्स है। आप डायरेक्ट लड़ने जाओगे? आप बोलोगे मुझे आपको मारना है, बोले आजा, एक ही गोली का काम है तेरा, ज्यादा है भी नहीं। फूंक से, कुछ लोग तो फूंक से गोली जाएंगे, आधे बच्चे को गोली चल देंगे। It is too easy to defeat, कि हमारे पास आर्म्स नहीं थे, we don't had arms। हथियार नहीं था, बिना हथियार के कैसे फ्रीडम फाइट करेंगे? इसलिए पहले जो हमने मोड अप्लाई किया, that was moderators। हमने ये सोचा कि पहले रिक्वेस्ट करते हैं, पहले थोड़ा पावरफुल बनते हैं, पहले अपने लोगों को तो साथ ले आते हैं। सर, आज फ्रीडम के 75 साल बाद कल इंसिडेंट सुना दिया राजस्थान में, एक छोटी सी बच्ची को टीचर ने मार दिया। आई थिंक सी डाइड। वो शायद उसने स्कूल के मटके से पानी पिया, जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट, सी डाइड। हम इतने साल बाद भी इतने डिवाइडेड है, तो उस समय तो क्या क्या देश रहा होगा। इसलिए मॉडरेटर्स ने काम ये किया कि यूनिटी लेके आए, पहले हमारे अंदर वो भावना लेके आए कि यू आर नेशन, आप एक देश। ये रीजन है जीपीएससी मेंस में 2 साल पहले क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द रोल प्लेड बाय मॉडरेटर्स इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडरेटर्स द्वारा भारत की स्वतंत्रता में क्या रोल प्ले किया गया 2 साल पहले मेंस का क्वेश्चन। सबसे बड़ा रोल ये था मॉडरेटर्स ने एक देश बनाया। फिर एंट्री होती है हमारे क्रांतिकारियों की, जो अपने इंडिविजुअल एक्शंस, हमारे मन में हमेशा ये डिस्प्यूट रहता है कि क्रांतिकारी की इतनी रिस्पेक्ट होती नहीं जितनी होनी चाहिए। क्यों गांधी? वाई गांधी? है ना क्वेश्चन। क्यों भगत सिंह ने? हमारा आइडियल क्यों गांधी? देखिए, फ्रीडम इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपको वॉर करना है, फाइट करनी है, व्हाट यू नीड? वेपन्स, हथियार। इंडिया के पास थे? कहां से लाते? चलिए, इंडिया के बाद थोड़ा इंटरेस्टिंग बात समझते हैं, फिर हमें पता चलेगा। हम कहते हैं कि सर फ्रीडम, अमेरिका की तो सक्सेस हुई, अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, क्रांति से जीत गए, तो इंडिया में क्रांति क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि सर आप लोगों को अमेरिकन रिवॉल्यूशन पता ही नहीं है। अमेरिका की क्रांति में फ्रांस ने वेपन दिए थे, पूरा खर्चा फ्रांस ने उठाया था, और इतना खर्चा उठाया था कि फ्रांस खुद बर्बाद हो गया। 10 साल में फ्रांस में क्रांति आ गई। जस्ट इमेजिन। एग्जैक्टली, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अबाउट फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि अमेरिका में इतना पैसा डाल दिया फ्रांस ने कि अपने देश में लोग भूखे मरने लगे। इतना वेपन सप्लाई कर दिया कि अपने देश में वेपन नहीं बचा। क्रांति बिना हथियार के नहीं आती सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमारी प्रॉब्लम क्या थी? हमारे देश में अगर आपको इंपोर्ट भी करना है हथियार, कहीं से मंगाना भी है, तो ओशन इज द ओनली वे, समंदर से ही मंगाया जा सकता है। एक बाघा जतीन करके हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर बाघा जतीन। उन्होंने ट्राई भी किया था जर्मनी से हथियार मंगाने का, जैमोरिन प्लान कहते हैं इसे। ही ट्राइड, बट सर ब्रिटिश नेवी दुनिया में सबसे स्ट्रांग नेवी थी। समंदर में एक परिंदा भी उड़ता था ना, तो विदाउट ब्रिटिश की परमिशन नहीं जाता था, पता था कहीं भी गोली लग जाएगी।
ब्रिटिशर्स वर वेरी पावरफुल इन नेवी, वो आने नहीं देते देश तक कुछ, इसलिए ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सब पोर्ट्स पे कब्जा किया था, बंदरगाहों पे कब्जा किया था, कि जब वो उनके हाथ में तब कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, नथिंग। बिना हथियार क्रांति आएगी कहां से? उस समय चल के समझते ना इतिहास को। हमारी तकलीफ ये कि इतिहास को हम आज के पन्नों से पढ़ते हैं कि ऐसे ये गोली मार देते, वो बम मार देते। नो, चलो चलते 1910 में, 1900 में, 1925 में, अब तक हिस्ट्री समझते हैं। ऐसे लोग जिसके पास ना वेपन्स हैं ना एजुकेशन, हाउ दे विल फाइट? 10 लोग इकट्ठा होते थे, बोलते थे हम क्रांति करेंगे, पूरी मेहनत भी करते थे, बट कहीं ना कहीं गोली के शिकार हो जाते थे। सर, पब्लिकली टांगे जाते थे भारत के फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिशर्स द्वारा। जब काकोरी कांड हुआ, इसके बाद एक एक को ढूंढ के फांसी पे लटकाया गया था, एक एक जमाने के सबसे बड़े रिवॉल्यूशनरिस्ट बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इन लोगों ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। इतना खतरनाक ब्रिटिशर्स टॉर्चर करते थे रिवॉल्यूशनरिस्ट। उस समय के इंडिया में that was not possible to unite everyone from freedom for struggle. देखो एक सिंपल बात है, हर आदमी बलिदान नहीं दे सकता। There is a capacity in every person to sacrifice. हर आदमी यार फांसी पे नहीं चढ़ सकता, that is not possible. हर इंसान की कैपेसिटी होती है सैक्रिफाइस की, that is practical capacity. अब आप चाहो कि सबको कल फांसी पे लटका दो, इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं होता। पूरा देश क्रांति के लिए तैयार नहीं हुआ। That's why क्रांतिकारी ने बहुत ट्राई किया, बहुत महान थे, फिर शायद उस लेवल पे सफल नहीं हो पाए। देन पिक्चर में आते हैं 1915 गांधी। गांधी के आइडियाज बड़े अजीब थे, जब कोई सुनता था ना तो बिलीव नहीं होता था, इतने अजीब आइडियाज, और बहुत बेसिक थे। पेड़ को अगर सच में काटना है, जड़ पे वार करो, पत्ते और डाली कितनी भी काट लो वापस आ जाएगी। फिर हमारे रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी क्या करते थे, किसी एक ऑफिसर को गोली मार देते थे, दूसरा ऑफिसर आ जाएगा। काम कर सकते हैं, परमानेंट जड़ काटो। ब्रिटिशर्स इंडिया क्यों आए? ट्रेड, इकोनॉमिकल बेनिफिट, लालच, स्वदेशी, सिर्फ भारत का यूज करेंगे। देखो ब्रिटिशर्स आप पे रूल कर सकते हैं, बट आपको कपड़े थोड़े पहनाएंगे घर में आके कि नहीं मेरा शर्ट ही पहनना है, कंपल्सरी है। मैं पहना तो पैसे नहीं दूंगा। That was the policy of गांधी। मैंने क्रांति किया, आप गोली मारोगे पक्का। मैं बोलूं मुझे आपके कपड़े नहीं चाहिए, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते, कोई जबरदस्ती बोलेगा नहीं मेरे कपड़े पहन, हाँ पहना दो, पैसे नहीं भाई। हमने बोला खाली इंडियन खाना खाएंगे, जब मुंह खोल के थोड़ी तुम्हारे नहीं अंग्रेजी भरेंगे, भरो पैसे नहीं दूंगा, बात खत्म। ओनली स्वदेशी, नॉन कॉपरेशन। अब ब्रिटिशर्स 1-2 लाख थे, इंडिया में ऑफिसेस हैं। अब अंग्रेज वहां से यहाँ हमारे लेटरिन साफ करने तो नहीं आएगा ना, साफ सफाई ये सब इंडिया से होती है। हवलदार इंडियन होते हैं, आर्मी में सिपाही इंडियन होते हैं। सर थोड़ा नीचे जाइए, कैमरा मैन आए खाली। ड्यूटी आर्मी में सिपाही, ये सब इंडियन के पास हवलदार। ये थोड़ी कोई बाहर से जाएगा, इंग्लैंड से हवलदार ये लेके आओगे, चल बेटा 5 जगह नौकरी कर ले, कोई नहीं आता। अगर सच में ब्रिटिशर्स को भगाना था, सबसे बेस्ट आइडिया ये, इनका काम मत करो, छोड़ दो, दैट वाज द बेस्ट आइडिया। इस तरह भगा सकते थे ब्रिटिशर्स को, और वही गांधी ने एग्जैक्टली द सेम आइडियाज प्रैक्टिकल थे। आज भी हमारे देश में हम विमेंस को पावर नहीं देते सर। विदाउट विमेन
आप कैसे सोच सकते हो कि आप आगे बढ़ोगे अपनी जिंदगी में? नहीं हो सकता ना। क्रांतिकारी महिलाएं यार कम हैं, बहुत हैं, रिस्पेक्ट, बट उतनी आप आप अपनी बहन को या अपनी वाइफ को बोलोगे जा बेटा फांसी पे लटक, आज नहीं बोलेंगे, उस समय बात जानेंगे। गांधी ने वीमेंस को एक काम दिया, वो तुमको बातें करना है, खाली घर पे बैठ के मत करो। जहां जहां अल्कोहल की शॉप है, दारू की दुकान है, वहां बाहर जाके करो। दारू की दुकान के सामने जाके वीमेंस बैठ जाती थी। बाप की मम्मी अगर दारू की दुकान के सामने बैठी, आपकी हिम्मत होगी वहां जाके खरीदने की? घरवाली बैठी है, कौन खरीदने जाएगा? किसी की हिम्मत है? और ये पूरी अल्कोहल की शॉप्स इंग्लैंड से आती, ये पूरा इंपोर्ट होता था। गांधी की ये ट्रिक अप्लाई करते बहुत सारे फायदे। फायदा नंबर 1, महिलाएं घर के बाहर है। हम अपने 50% पॉपुलेशन को फ्रीडम स्ट्रगल से दूर रख रहे थे, वो फ्रीडम में शामिल है। प्लस इंपोर्ट बंद हो गया, और जब इंडियन शराब नहीं पिएगा तो दिमाग काम करेगा, ठीक है? तब वो भी ज्वाइन करेगा फ्रीडम स्ट्रगल। एक तीर से 4-5 निशाने होते थे, 1-2 नहीं। इस तरह धीरे धीरे बहुत लोगों के बहुत सारे प्रयासों से 1946 तक पहुंचे। पर ये इस बीच कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि पहले एक इंडिया था, अब 2 देशों की डिमांड होने लगी। ये कैसे हुआ? ये कब बदला? क्योंकि जो पाकिस्तान की डिमांड थी, ये देखो पाकिस्तान की डिमांड इज वेरी इंटरेस्टिंग। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में एक स्पीच में कहा कि मैंने अपने दम पे अकेले और अपने टाइपराइटर के साथ पाकिस्तान जीता है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान मैंने अकेले जीता है, एक सिंगल आदमी। किसी हद तक ये बात सही नहीं है, क्योंकि अगर जिन्ना ना होते ना शायद कोई इतना फॉर्मली पाकिस्तान के लिए लड़ नहीं पाता। 1950s के जिन्ना बहुत अलग थे। 1915 में जिन्ना मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे, कांग्रेस में थे। जिन्ना ही वो आदमी है जिसने 1915 में कांग्रेस को मुस्लिम लीग को साथ लेके आए। तो ऐसा क्या हो गया जिन्ना पाकिस्तान की डिमांड करने लगे? ऐसे क्या चेंजेस आ गए? इसके पीछे भी हिस्ट्री बहुत छुपी हुई है, लेकिन आज मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं वो चीजें नहीं डिस्कस कर सकता कि क्यों जिन्ना बदले। ऐसा क्या हो गया जिन्ना में इतना वास्ट चेंज आ गया कि जो कभी एक देश की डिमांड करता था वो सडनली अब 2 देश मांग रहा है। जिसने कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए मैक्सिमम काम किया था, वो आज अलग देश मांग रहा है। जिन्ना खुद कभी पर्सनल लाइफ में नहीं थे, वो मुस्लिम नहीं थे, he was not proper Muslim in personal life। मुस्लिम धर्म में पॉक्स खाना, आई थिंक उसको वही कहता है ना, सूअर के मांस, पॉक्स, वो खाना मना था। जिन्ना खाते थे प्रॉपर। अल्कोहल मना था, बिना वाइन जिन्ना की सुबह नहीं होती थी। इन पर्सनल लाइफ he was never a Islamic person, बट प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने इस्लाम के दम पे एक देश खड़ा कर दिया। क्या कंट्रोवर्सी है, इसलिए कितना कंट्रोवर्सी है। जिन्ना की वाइफ पारसी थी, अगर वो कट्टर मुस्लिम होते तो मुस्लिम लड़की से शादी करते ना, वाइफ पारसी थी। उनकी बेटी पारसी से शादी की। कितनी अजीब बात है ना। जब जिन्ना देश छोड़ के गए, अपने साथ बहुत लोगों को नया देश दिलवा दिया। उनकी बेटी इंडिया में थी। जिन्ना का एक घर है बॉम्बे में आज भी। वो घर उस समय सबसे बड़े डिस्प्यूट में था, क्योंकि वो जिन्ना का घर था जिसमें बाद में उनकी बेटी रहती थी। उस घर पे इंडिया का फ्लैग लगाया या पाकिस्तान का। इसलिए 15 अगस्त 1947 पूरे देश में
जिन्ना के बॉम्बे का घर वो ऐसा घर था जहां 2 फ्लैग लगे थे, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। फिल्म बड़ा इंटरेस्टिंग था सर, ऐसी थोड़ी मिल जाती फिल्म। तो ये जिन्ना में इतना चेंजेस कैसे आया, कैसे वो अलग देश ले गए? कभी किसी और दिन 15 अगस्त 26 जनवरी बैठेंगे या फिर रेगुलर लेक्चर्स में विल डिस्कस कि जिन्ना कैसे इतना बदले। ओके, फिर आजादी की तरफ बढ़ते हैं। जब फिक्स हुआ 1940s में कि अब तो फाइनल है, अब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड होगा, पाकिस्तान डे सेलिब्रेट हो चुका था, ब्रिटिशर्स खुद बड़े कंफ्यूज थे, क्योंकि पाकिस्तान दें या ना दें, इस समय तक कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी थी। कोल्ड वॉर मतलब अमेरिका और यूएसएसआर, आज का रशिया, ये दोनों आमने सामने युद्ध करने के लिए खड़े हो चुके थे। थर्ड वॉर की बात होने लगी थी। कोल्ड वॉर की सिचुएशन में इंग्लैंड को और अमेरिका को, इंग्लैंड एंड देयर एलाई, उन्हें एक बेस चाहिए था, एक जगह चाहिए जहां उनकी आर्मी रह सके। और ये सबको पता था कि इंडिया वो कभी नहीं देगा। इंडिया कभी भी किसी के सपोर्ट में काम नहीं करने वाला, किसी के भी विरोध नहीं करने वाला। इसलिए ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि एक छोटा सा इंडिया में से अगर पाकिस्तान टूट जाए तो पाकिस्तान को अपना पपेट बना लेंगे, अपने पास रख लेंगे। और वहां से शुरू होती कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स। ओके, इज दैट वेरी क्लियर? तो शायद कुछ लोग कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं इसलिए भी ब्रिटिशर्स एग्री कर गए क्योंकि उनको कोल्ड वॉर के लिए एक प्लेस चाहिए था, पाकिस्तान। ओके, कुछ कहते हैं कि नहीं, ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो, क्योंकि अगर पार्टीशन होता तो उसकी रिस्पांसिबिलिटी ब्रिटिशर्स के दिमाग पे भी आती। और यही रीजन है जब कैबिनेट मिशन आया इंडिया में, कैबिनेट मिशन ने पार्टीशन को अनएक्सेप्ट कर दिया, बोला हमें पार्टीशन नहीं चाहिए। ब्रिटिशर्स ने, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे एक मिशन भेजा था कि इंडिया को फ्रीडम कैसे दी जाएगी। वो कहता है पार्टीशन नहीं होने देना है। बट सडनली जिन्ना ने लॉन्च कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे 1946। What was direct action day? जिन्ना कहते हैं कि अब जब तक पाकिस्तान नहीं मिलेगा तब तक हिंसा होगी, दंगे होंगे, एट एनी कॉस्ट वी नीड पाकिस्तान। जिन्ना कैसे अनाउंस करते ही भारत के हर भाग में दंगे शुरू हो गए, हजारों लाखों लोग मरने लगे। धीरे धीरे पूरा देश आग में जूझ चुका था। जिन्ना वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं, मुझे तो पाकिस्तान के सिवाय कोई डिस्कशन चाहिए ही नहीं। इसी बीच शायद गांधी ने जिन्ना को ये ऑफर तक दे दी थी कि इफ यू वांट टू बी द प्राइम मिनिस्टर तो आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेहरू की सीट तक ऑफर कर दी गई थी जिन्ना को। पर जिन्ना को पता देना, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोगों का सपोर्ट चाहिए। पर जिस देश में 80% हिंदू हैं, जिन्ना को कभी वोट नहीं देंगे। तो जिन्ना किसी भी हालत में उस चीज पे अग्री नहीं की। इवन प्राइम मिनिस्टर तक की पोस्ट ही रिफ्यूज्ड कि नहीं चाहिए, सिर्फ पाकिस्तान चाहिए। जब कोई ऑप्शंस बचा ही नहीं तो करें क्या? पर गांधी अब भी अगेंस्ट थे। गांधी ने कहा तो कुछ भी हो जाए, पार्टीशन नहीं, जो चाहिए वो ले लो, क्योंकि ही वाज फोरसाइटेड, आगे देखने के योग्य थे। उन्हें पता था पार्टीशन कैसा होगा। बट नेहरू, पटेल, ये लोग अब थक चुके थे डिस्कस कर करके, और अब इन्हें कुछ भी करके फ्रीडम चाहिए। तो फाइनली दे अग्रीड, एक टर्म्स पे अग्री किए कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। और गांधी को ये सब नहीं अच्छा लगा, इसलिए गांधी उस समय वहां नहीं थे। उस समय वो कलकत्ता में एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर अकेले दंगों के खिलाफ लड़ रहे थे।
उस समय हमारे देश के सपूत सुभाष चंद्र बोस वो भी नहीं थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की मदद से बहुत ट्राई किया देश को आज़ाद कराया जा सके, तो वो भी शायद इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। The evening of 1947 हम पहुंचते हैं। स्पीच रात को हो चुकी है, दिन में खाली वहां पे फ्लैग होस्टिंग करना है। फ्लैग होस्टिंग में तकलीफ ये हुई ना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 30,000 लोग एक्सपेक्टेड थे, 6 लाख लोग आ गए, तो कैसे इतने लोगों को कैसे अकोमोडेट किया जाए? जब माउंट बैटन अपनी बग्गी में मतलब घोड़े की गाड़ी होती है, उसमें जब वो वहां पहुंचे तो माउंट बैटन जा ही नहीं सकते थे वहां तक, स्टेज तक, इतने लोग थे सर। हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए थे, बैरिकेड्स थे, म्यूजिक वाले थे, इतनी पब्लिक थी कि म्यूजिक वाले दब गए, उनके सारे इंस्ट्रूमेंट गिर गए, वो अपने हाथ नहीं हिला पा रहे थे। जितने बैरिकेड्स थे वो सारे बैरिकेड्स टूट गए, पुलिस वाले खुद गिर गए नीचे, इतनी पब्लिक। एक अमेरिकन राइटर वो लिखते हैं, वो बताते हैं कि बच्चों को माएं जो थी ना, न्यूली बॉर्न बेबीज को साथ लेके आई थे, एकदम न्यूली बॉर्न बेबीज। तो जब बहुत ज्यादा परेशान तो बच्चों को हमें मुंह उछाल देते थे, जब थोड़ा तो पकड़ते थे। इसलिए कहते हैं कि ऐसा दिख रहा था नजारा कि हजारों बच्चे हवा में आए हैं और नीचे जा रहे हैं एट द सेम टाइम। इतनी पब्लिक वहां इकट्ठा थी और माउंट बैटन वहां तक पहुंच नहीं पा रहे थे, थैंक्स टू बीबीसी। ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में ये सब चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया है। तो वहां माउंट बैटन पहुंच नहीं पाए थे। अब फ्लैग होस्टिंग कैसे की जाए? तो वहीं से नेहरू को इशारा किया कि आप ही कर दो, मैं नहीं आ सकता। वो एक्चुअली माउंट बैटन को फ्लैग होस्ट करना था, बट माउंट बैटन पहुंच ही नहीं पाए, इतनी पब्लिक थी। और कितना डिस्टेंस था? 30 मीटर, 30 मीटर नहीं जा पाए, इतनी पब्लिक थी, नहीं जाएंगे। तो नेहरू जब फ्लैग होस्ट करते हैं तो हमारा देश कितना मासूम है। वहां नारे लगे, गांधी की जय, गांधी की जय, पंडित माउंट बैटन की जय। हमारा देश बहुत प्यारा है सर। उस दिन उस अंग्रेज को इतनी इज्जत मिली थी जो जितने 250 साल में शायद किसी को नहीं। पूरे ग्राउंड पे नारे लग रहे थे, पंडित माउंट बैटन की जय, गांधी की जय, पंडित माउंट बैटन की जय। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और वो दिन हमारे देश की उस मासूम जनता की बात भी बताता है कि जिसे इतना तक नहीं पता था कि ये वही माउंट बैटन है जिसने आज तक तुम्हारा शोषण किया है और ये फ्रीडम दे नहीं रहा, हमने छीनी। शायद आजादी हमारे हर लोगों तक नहीं पहुंची, तो इसलिए 75 साल बाद भी हमें आज ये शायद याद करना पड़ता है कि कास्ट है, रिलीजन है। आज भी वोट्स रिलीजन के नाम पे मांगे जाते हैं, आज भी दंगे रिलीजन के नाम पे होते हैं, आज भी शोषण कास्ट के नाम पे होता है। ऐसा ही कुछ गांधी ने 1947 के आजादी के दिन कहा था कि वो आजादी नहीं जो मुझे चाहिए थी। पार्टीशन के वो घाव शायद आज भी वैसे हैं। आज भी अगर कोई इस्लामिक बच्चा इंडिया में कुछ कहता है तो उसे कहा जाता है कि इंडिया छोड़ दो, पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। कितनी अजीब बात है। अगर मुझे कोई उस सिचुएशन को इमेजिन करना, 1947 मुझे कोई ये ऑफर करे कि आप चाहो तो पाकिस्तान आ सकते हो, जो सिर्फ अपना देश है, सिर्फ अपना देश है, वहां सिर्फ मुस्लिम होंगे, सब कुछ मुस्लिम को अधिकार होंगे, आप वहां जाओ, हम वहीं हैं। फिर भी एक मुस्लिम ने चूज किया कि नहीं, मेरी कब्र वही होगी जहां मेरे पिता की है, जो मेरी जन्मभूमि। उस समय हिंदुओं के पास ऑप्शंस नहीं था किसी और देश का सर। कोई देश सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बना था, कोई ऑप्शन नहीं था कि इस देश में आ जाओ, इसलिए हम यहां रहे। But they had the options to change their country. फिर भी they chose nation, not religion. 1947 15 अगस्त को
देश को धर्म के नाम पे बांटा गया, तो हर मुस्लिम, हर सिख, हर ईसाई और हर हिंदू के पास ये ऑप्शन था कि देश को चूज करता या धर्म को। तो उसने उस दिन देश पसंद किया, ना कि धर्म। जब अम्बेडकर जी ने 3rd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ST/SC कैटेगरी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जीत लिया, अलग मताधिकार, he won that, फिर भी गांधी से कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो गिव अप करने को तैयार हो गए। उस समय उनके पास भी ऑप्शंस था अलग देश का, but they chose India as a nation। ये देश ऐसे नहीं बना सकता। इसलिए आज 15th of August 2022 we must remember how we came this far and what real freedom should be। क्या होनी चाहिए सच्ची आज़ादी, क्या सपने देखे थे हमारे फ्रीडम फाइटर्स। कभी भगत सिंह अगर गलती से रीबर्थ हुआ उनका, उन्होंने आज का देश देख लिया ना, शायद वो सोचेंगे मैं इनके लिए मर गया। इतने डिवाइडेड। ये भगत सिंह खुद किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते थे। तो अंत समय था उनका फांसी, 5 मिनट और आपका लूंगा खाली। भगत सिंह की फांसी का समय, कैसे उन्हें फांसी लगी, क्या सिचुएशंस थी वो। भगत सिंह की फांसी को प्रीपोन्ड करना पड़ा था, क्योंकि जो डेट डिसाइड की गई थी, अगर उस डेट को दिए जाती तो उस समय भगत सिंह शायद भारत में गांधी से भी ज्यादा फेमस थे, लोग उस जेल को तोड़ देते, इतनी पब्लिक इकट्ठा थी। तो फाइनली इट वाज डिसाइडेड कि भगत सिंह को फांसी पहले दे दी जाएगी, टाइम से पहले। तो जेलर आए भगत सिंह के पास। भगत सिंह एक किताब पढ़ रहे थे, वो किताब थी लेनिन की, रशियन क्रांतिकारी थे लेनिन। तो भगत सिंह से कहा गया कि आप फांसी का समय हो चुका है, चलिए। भगत सिंह ने एक बार भी नहीं पूछा कि पहले क्यों। भगत सिंह ने खाली इतना कहा, 5 मिनट रुक जाओ, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। मतलब बुक जो थी ना, वो इट वाज अ फ्रीडम फाइटर, एक क्रांतिकारी की किताब थी। तो अब एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, 5 मिनट रुक जाओ। जेलर एक्चुअली खुद सिख थे, तो उन्होंने भगत सिंह से कहा कि वाहिगुरु को याद कर लो एक बार, अंत समय आया है। भगत सिंह का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो कहते हैं नहीं, मुझे भगवान को याद नहीं करना। रीजन भी बताया उन्होंने क्यों नहीं करना। भगत सिंह कहते हैं जब पूरी जिंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया, अगर इस समय में ईश्वर को याद करूं, अंतिम समय में, तो शायद ऐसा हो कि मुझे मौत से डर लग गया, तो मैं भीख मांग रहा अपनी जिंदगी की। इसलिए जब पूरी जिंदगी नहीं याद किया तो आज क्या है। उनका एक ऐसे है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। जब वो एक्चुअली जेल में थे ना, तो फ्री टाइम में लिखा करते थे, लेख है उनका, व्हाई एम एन एथिक्स, मैं एक एथिस्ट क्यों। बहुत अच्छा, कभी समय मिले ना तो उसको पढ़ना। 9-10 पेज का ज्यादा नहीं है, तो शॉर्ट एक्शन, पता चलेगा भगत सिंह का रिलीजन को लेके क्या था। अलग जब ये लोग जिसने देश को खड़ा किया, उनके लिए धर्म जाति नहीं है, आज हम उसमें क्यों डिवाइडेड हैं। आज का ये लेक्चर प्राइम इसलिए कि 75 इयर्स में क्या हमने अचीव किया, क्या एक्चुअली अचीव करना चाहिए था, कैसा देश होना चाहिए था, कैसा हमने बनाया है। जब वो फांसी पे चढ़ रहे थे, डर नहीं था उस बंदे को, थोड़ा भी नहीं। उन्होंने तो ये रिक्वेस्ट की जेलर से कि हमारे मुंह पे काला कपड़ा न लगाया जाए। उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने उसके बाद एक बुक लिखी है प्रॉपर, खाली भगत सिंह की फांसी की उन्होंने बुक लिखी।
वो लिखते हैं, कहते हैं भगत सिंह ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे मुंह पे काला कपड़ा न लगाया जाए, हम अपनी मौत को आपको दिखाना चाहते थे, मरते दम तक नहीं डरे थे। वो ब्रेव, वो महानता थी लोगों में। विथ रूल्स उनको फिर भी कपड़ों में लगाया गया। शहीद हुए तीनों शहीद होने के बाद प्रॉब्लम ये है कि डेड बॉडी का क्या करें, क्योंकि पूरे जेल को पब्लिक ने घेर के रखा था, आप निकल नहीं सकते। डेड बॉडी लेके निकले तो जो लेके निकलेगा उसकी भी डेड बॉडी बन जाएगी। पब्लिक कितने नाराज थे, कैसे किया जाए? ब्रिटिशर्स ने अपने ही जेल के पीछे का पूरी दीवार तोड़ डाली, पीछे की दीवार में हॉल किया, उसमें से बॉडी को बाहर फेंका और फिर एक लॉरी में लाद के ले जाके उनका अंतिम संस्कार कर दिया कि कहीं अगर ये डेड बॉडी भी इंडियंस को मिल गई तो भी हमें देश छोड़ के भागना पड़ेगा। वो थे भगत सिंह सर, आजाद। और जब ये सभी कंबाइन हुए, भगत सिंह का जोश, गांधी की पॉलिटिक्स, नेहरू की पॉलिटिक्स, अंबेडकर का एंटी कास्ट मूवमेंट, ये सभी एक साथ कंबाइन हुए, तब जाके देश आजाद होता है। नहीं तो अगर किसी एक की वजह से हुआ होता तो आज हम ऑलरेडी डिवाइड हो चुके होते हैं। क्योंकि जिन्ना ने बहुत पहले कहा था कि मैंने अपने टाइपराइटर के साथ पाकिस्तान अकेले जीता है और इसीलिए पाकिस्तान के 2 डिवीजन हो गए। कि दूसरे ने बोला मुझे तो आपने नहीं जीता, कि नहीं? पाकिस्तान इसलिए विभाजित हो गया ना सर। आज बांग्लादेश पाकिस्तान 2 है क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति ने अपनी जिद की वजह से पाया था। इंडिया जो भी है आज, वो इन सब महावीरों की मिक्सअप और मेहनत का कहीं ना कहीं नतीजा है। बहुत फेमस वाक्य है गांधी जी के बारे में कि गांधी वॉज अ सेंट इन अ पॉलिटिक्स। एक साधु जब पॉलिटिक्स में आता है तो दैट इज गांधी। तो वो पॉलिटिक्स को पवित्र कर देता है। पॉलिटिक्स का एक मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, प्रॉफिट। जितने भी वेस्टर्न थिंकर्स हैं, पश्चिमी विश्व के, अमेरिका, इंग्लैंड, इनके जो विचारक हैं, वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स अपॉर्चुनिटी की चीज है, जहां पे एथिक्स नहीं होते, नैतिकता के बिना पॉलिटिक्स होता है। अपॉर्चुनिटी मिले तो ग्रैब कर लो। गांधी ने पॉलिटिक्स की डेफिनेशन बदली। गांधी कहते कभी नहीं, पॉलिटिक्स में नैतिकता ज्यादा जरूरी है। इवन वो एक नया प्रिंसिपल दे देते हैं, एथिकल पॉलिटिक्स। और उसी प्रिंसिपल की वजह से हमारा देश चल रहा है। But it is really hard to imagine a country like India with such a diversity still exist as a united country. तो आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना अनुशोच था। एक्चुअली लेक्चर है भी नहीं, it was just a message to wish freedom in the way of Gen X IAS and family. Gen X IAS का हमेशा ये मानना है कि 10 मिनट में मिले तो कुछ नया जान के मिलते हैं। नफरत तो दुनिया फैला रही है, उसे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। Let's try to spread some love. Thank you very much. We again wishes you a very happy independence and a real independence. Thank you.